नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जायसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। नाउ लास्ट क्लास में हमने देखा था सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कॉन्सेप्ट है और इसका क्या महत्व है। नाउ लेट अस मूव अहेड विद एग्जांपल 1.8। एग्जाम्पल 1.8 में क्या बात कही गई है इसे देखते हैं। An electron falls through a distance of 1.5 centimeter in uniform electric field। एक इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने आपको बताया था कि if two plates are kept parallel to each other bearing equal amount of charges and very close to each other, then such kind of field generated between two plates is called uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा कहा गया है और उसी के बीच में एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया गया है। नाउ तो यहाँ हमें ये बात जान लेनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन है इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा इसके मास की वजह से, और साथ में फील्ड की वजह से भी फोर्स लगेगा, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी वेरी वीकर। It is 10 to the power 39 times weaker than the electrostatic force। इसलिए जब ये इलेक्ट्रॉन नीचे गिरेगा या पॉजिटिव प्लेट की ओर जाएगा तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स को अकाउंट में नहीं लेंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से 10 to the power 39 टाइम्स वीकर है। हम सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इस पर लगने वाले टाइम ऑफ फॉल की गणना करेंगे और इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर टाइम ऑफ फॉल निकालेंगे। सो लेट अस ओनली कंसीडर अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नाउ क्वेश्चन क्या है वो मैं बता देता हूं। एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स through a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field of magnitude 2.0 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. The direction of field is reversed keeping its magnitude unchanged। तो यहाँ पर बात बताई गई है कि these are the plates। तो पहले केस में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन फॉल्स ए डिस्टेंस ऑफ, ये ऐसे है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन है, दिस इज फॉलिंग। सो अगर ये फॉल कर रहा है तो आप ये सोचो कि इसमें फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। जब आपको फील्ड की डायरेक्शन निकालनी हो तो प्रोटॉन छोड़ दो, और प्रोटॉन छोड़ दो, देखो किधर भागता है, तो आपको पता चल जाएगा कि प्रोटॉन इसमें ऊपर की ओर भागेगा। तो फील्ड की डायरेक्शन इसमें इस डायरेक्शन में होगी, और ये यूनिफॉर्म फील्ड है ऐसा कहा भी गया है। सो इट इज इक्विपार्टीशनड एंड पैरेलल होंगी ये जो भी फील्ड्स होंगी, क्योंकि प्रोटॉन निगेटिव की ओर भागता है, तो जिधर प्रोटॉन जाए वही फील्ड की डायरेक्शन है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, ये बताया गया है इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 2 इंटू 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब जरा देखें कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड 1 कूलम्ब चार्ज पर लगने वाला फोर्स इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। वास्तव में इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, इट इज इक्वल्स टू F by Q। सो दिस इज द फार्मूला फॉर द फोर्स एक्टिंग पर कूलम्ब ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर तो हमारे पास 1 कूलम्ब चार्ज नहीं है, यहाँ तो ई चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है,
तो 1 कूलम चार्ज पर अगर इतना फोर्स लग रहा है तो ई कूलम चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, हम फोर्स की गणना करें। सो F इज इक्वल्स टू ई क्यू। तो दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन इज फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन। तो वो कितना हो जाएगा, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू दैट इज ई इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी है, 2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। अच्छा, और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ये तो एक कूलम पे लगने वाला फोर्स है, लेकिन हमने तो इलेक्ट्रॉन छोड़ रखा है, तो इतने चार्ज पर लगने वाला फोर्स कितना हुआ। सीधी सी बात है, ये तो रेट है कि एक कूलम पे इतना फोर्स लग रहा है, वही फील्ड होती है, तो इतनी कूलम पे कितना लगा। सो इसी फार्मूले से आया। इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये 3.2 और कूलम से कूलम चला गया और 10⁻⁻15 न्यूटन। सो दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन। अब जरा देखें, फोर्स जो चीज होता है न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ma होता है। सो व्हाट इज mass of electron into acceleration, F is equals to ma, Newton's second law of motion से। so 3.2 into 10⁻⁻15। so acceleration of electron कितना हो गया, 10⁻⁻15 divided by mass of electron। mass of electron कितना होता है, 9.1 into 10⁻⁻31। तो ये चीज हो गया, यानी इतना एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है। अब जरा देखें कि अगर इतना एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है तो हमें 3.2 को 9.1 से डिवाइड करना है। सो 3.2 डिवाइडेड बाई 9.1 इज इक्वल्स टू, ये आता है 0.3516। सो इट इज 0.35 इंटू 10⁻, यहाँ देखिए -15 + 31, तो -15 और +31 करोगे तो 16 आ जाएगा। ये एक्सीलरेशन हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन ऊपर से गिर रहा था दैट इज फॉलिंग फ्रॉम एट रेस्ट। तो अगर ये एट रेस्ट गिर रहा था तो इसकी इनिशियल, एज इलेक्ट्रॉन वाज इनिशियली एट रेस्ट, एज इलेक्ट्रॉन वाज इनिशियली एट रेस्ट। सो अगर रेस्ट पर था तो उसका u क्या हुआ, 0। एक्सीलरेशन क्या हुआ, 3.5 इंटू 10⁻15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको मैंने 3.5 किया, बड़ा किया तो इसे छोटा कर दिया, साइंटिफिक नोटेशन में बदल दिया। अच्छा, और ये कितनी डिस्टेंस गिरा है, कितनी डिस्टेंस गिरा है, इट इज गिवन दैट 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस से गिरा, तो कितना समय लगा होगा, इसे आप मीटर में बदल लें। 1.5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। हमने इसे मीटर बदल दिया। तो अब टाइम निकालना है, तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस है, यहाँ रख दें, u 0 है, टाइम हमें पता करना है कि टाइम क्या है, हाउ मच टाइम इट विल टेक। सो यहाँ पर t आपको पूछा जा रहा है, हाउ मच टाइम इट विल टेक। हाफ a की वैल्यू रखिए और t स्क्वायर। सो 1.5 इंटू 10⁻⁻2 इज इक्वल्स टू 1.75।
1.75 इंटू 10⁻15 टी स्क्वायर। अब इसके नीचे इसको आप लिख लें। सो 1.5 अपॉन 1.75, इसको नीचे लाइए, इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 10⁻15 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर है, लेकिन मैं इसे टी लिख लेता हूँ, या टी स्क्वायर लिख लीजिए। अभी हम इसको रूट में निकाल लेंगे थोड़ी देर में, पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सो पॉइंट है तो आप ऐसा करें, एक ज़ीरो बढ़ा लें और डेसिमल दोनों तरफ से हटा लें, और अब 25 से कट कर लें। तो 25 6 जा 150 और 25 7 जा, तो ये 6/7 आ गया। अच्छा, इसको ऊपर ले जाएं तो 10⁻⁻17 हो जाएगा। तो 6/7 क्या होता है, ये देखिए। तो 6 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल्स टू, it is 0.857, so it is 0.857 into 10⁻⁻17 is equals to t स्क्वायर। तो ये पावर इवन होनी चाहिए, तभी आप ये निकाल पाएंगे। तो इसके लिए आप क्या कर लें, इसे 8.75 कर लें, बड़ा कर लें 8.57। तो ये जब ये बड़ा किया तो ये और छोटा हो जाएगा, तो ये हो गया टी स्क्वायर। अब इस चीज़ को नीचे ले आएं, 8.57 अपॉन 10⁻18 और इसका रूट ले लें, तो ये टी हो गया। अब 8.57 का रूट लें तो पता चले, सो 8.57 root, so it is 2.927। so ये कितना आ गया, 2.927 इंटू 10⁻, नीचे 10⁻9 आएगा, लेकिन वो ऊपर जाने के बाद -9 हो जाएगा, इतने सेकंड। तो आप देख लें, आप इसे 2.93 भी कह सकते हैं। तो बट बुक उसको छोड़ देती है और सिर्फ 2.9 लेती है, ऐसे ये देखो। तो वो कहती है 2.9, आगे के डिजिट छोड़ दे रही है। तो जब ये छोड़ रही है तो फिर हम भी छोड़ दे रहे हैं। सो इट इज़ 2.9 इंटू 10⁻9 सेकेंड। अच्छा, ये जो चीज़ हमने की है, सो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कुछ चीज़ें, जैसे F इज इक्वल टू M है, सो यहाँ लिखिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और एक चीज और आपको लिखनी पड़ेगी, नेग्लेक्टिंग द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी। एक चीज और लिखनी पड़ेगी, एज जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इट इज फार फार ग्रेटर देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी। सो नेग्लेक्टिंग फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा, तभी हम उसके आगे ही बढ़ पाएंगे। क्योंकि वो 10⁻39 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, तो हम उतने डेसिमल प्लेस पे कहाँ लेके जाएंगे और कहाँ जोड़ेंगे, तो इसलिए छोड़ दिया। सो अब कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिख लें कि इलेक्ट्रॉन विल टेक टाइम 2.9 सेकेंड टू फॉल। इलेक्ट्रॉन विल टेक टाइम take 2.9 into 10⁻⁻9 second to fall 1.5 centimeter under applied uniform field, या under applied field, ऐसा कहा गया। देखिए, ये जो हमने किया है ये केस 1 है। अब हम केस 2 करेंगे। तो ये जो हमने आपको बताया क्वेश्चन 1.8 का, दिस इज केस 1। केस 1, केस 2 देखें। अब क्या किया गया,
केस 2 में कहा गया है इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स्ड, यदि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स कर दी जाए, ऊपर पॉजिटिव कर दिया जाए और नीचे निगेटिव कर दिया जाए ऐसे, और उसका मैग्नीट्यूड वही रहे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कह रहे हैं कि 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम भी रहे। अच्छा, प्रोटॉन इसमें छोड़ दो तो वो किधर गिरेगा? हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होती है, ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि कोई प्रोटॉन छोड़ा जाए या पॉजिटिव चार्ज तो इस तरीके से होगा। और इक्वी डिस्टेंस होगी, यहाँ हमने डिस्टेंस का ख्याल नहीं रखा है, लेकिन आपको इक्वी डिस्टेंस बनानी, जितने भी वेक्टर्स बनाने हैं पैरेलल और इक्वी पार्टीशन बनाने हैं। तो यहाँ पर अगर प्रोटॉन छोड़ा जाए तो बताओ प्लस चार्ज या प्लस ई छोड़ दिया जाए, प्लस ई को प्रोटॉन कहा जाएगा, तो वो किधर जाएगा? वो नीचे जाएगा। तो कह रहे हैं कि अगर प्रोटॉन छोड़ा जाए तो वो कितना टाइम लेगा? तो फिर से फार्मूला लगाइए, F इज इक्वल्स टू, देखो E क्या होता है? F/Q। सो दिस इंप्लाइज F इज इक्वल्स टू QE। तो जो फोर्स ऑन प्रोटॉन होगा, आप चाहें तो प्रोटॉन लिख लें, तो वो क्या होगा? E/E। तो प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। ये चैप्टर वेक्टर का चैप्टर है, यहाँ प्लस माइनस नहीं लगेगा। अगला चैप्टर स्केलर का है, जो पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एनर्जी का है, वहाँ हम लगाएंगे प्लस माइनस। वेक्टर के किसी भी चैप्टर में जो साइन होता है चार्ज का, वो अकाउंट नहीं किया जाता है। उसकी डायरेक्शन हम खुद पता करते हैं और उसको हम प्रिडिक्ट करते हैं कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ इसीलिए ना इलेक्ट्रॉन में चार्ज लगेगा ना प्रोटॉन में, क्योंकि ये वेक्टर का चैप्टर है। तो इंटू 10⁴, सो दिस इज 3.2 × 10⁻⁻15। तो ये फोर्स हो गया, फोर्स एक्टिंग ऑन प्रोटॉन, कितने न्यूटन। लेकिन F क्या होता है? ma, तो मास ऑफ प्रोटॉन एंड एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन, that is 3.2 × 10⁻⁻15 न्यूटन। सो एक्सीलरेशन ऑन प्रोटॉन क्या हो जाएगा? अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 10⁻⁻27, ये लिख दीजिए। तो अब एक्सीलरेशन कितना हुआ, इस चीज की जांच करें। नाउ 3.2 में 1.67 से डिवाइड करें, 3.2 divided by 1.67, so this is equals to 1.916 into 10⁻, अब ये 27 ऊपर चला जाएगा, तो 27 में 15 अगर माइनस कर दोगे तो 12 आ जाएगा। तो ये एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन हुआ। अब चूंकि इसको भी रेस्ट से छोड़ा गया है, तो रेस्ट से छोड़े जाने पर u की वैल्यू तो 0 मीटर/सेकंड हुई, एक्सीलरेशन दिया ही हुआ है, यूनिट के साथ लिखें, और साथ में s कितना है? वो भी उतना ही है, 1.5 सेंटीमीटर, तो उसे हम मीटर में बदल लेते हैं। ये सब चीज़ है। और एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन चाहे तो फिर लिख लें, 1.916 × 10⁻12 मीटर/सेकंड स्क्वायर, एंड t is unknown which we have to find it out। तो t का पता लगाना है। तो s is equals to ut plus half at²। So 1.5 × 10⁻⁻2 is equals to ut। तो 0 × t plus half into 12 और t², ये कर दिया। तो ये चीज़ तो 0 हो गई, और इससे इसको कट करो तो 2 से कट किया जाएगा, तो यहाँ पर 0.9
9, 2 9 या 18, फिर 10 आएगा तो 5, और फिर 16 है तो 8 और 12 टी स्क्वायर। इसको नीचे लिख लें, 0.958, इसके नीचे लिख लिया, इंटू 10⁻12 इज इक्वल्स टू टी, और फिर इसको वैल्यू निकालें। नाउ 1.5 डिवाइडेड बाई 0.958 इज इक्वल्स टू, तो 1.565 इंटू 10⁻14, ये चीज हो गई। और इसी का रूट भी ले लें, दैट इज इक्वल्स टू टी। अब ये जो वैल्यू आई है 1.565, इसका रूट ले लें आप, तो 1.25। नाउ तो ये चीज आ गई 1.25। So this is 1.25 into 10⁻⁻7 सेकेंड, ये टाइम लगेगा। तो 1.25 को इन्होंने 1.3 लिया है, तो जो लिया है अप्रोक्सीमेशन है 1.25 को 1.3 लिया है इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड। सो जो भी है हम भी वैसे ही कर देते हैं, 1.3 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड। सो दिस मच टाइम द प्रोटॉन विल टेक टू फॉल थ्रू दैट डिस्टेंस। तो इससे क्या पता चलता है कि मान लीजिए कि अगर किसी चीज का मास ज्यादा है तो एक्सीलरेशन उस पर कम लगेगा, मास ज्यादा होने से एक्सीलरेशन कम लगेगा। यहाँ फोर्स तो देखिए दोनों में सेम ही था, लेकिन यही फोर्स अगर आप एक मोती पे लगाओगे तो मोती उछल के भागेगी, और आप एक फुटबॉल पे वही फोर्स लगाओगे या पत्थर पर, तो पत्थर पर उतना एक्सीलरेशन नहीं लगेगा, क्योंकि पत्थर का मास बहुत ज़्यादा होता है। तो फोर्स सेम होने पर भी एक्सीलरेशन प्रोटॉन के केस में कम रहा और इलेक्ट्रॉन के केस में ज़्यादा रहा। और अगर एक्सीलरेशन बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन के केस में देखिए कितना ज़्यादा पाया गया, यहाँ पर तो 10⁻12 है, और इलेक्ट्रॉन के केस में यही एक्सीलरेशन 10⁻16 है। तो जो चीज़ ज़्यादा एक्सीलरेट करेगी तो वो कम समय लेगी, तो इसने देखिए कितना कम समय लिया। और प्रोटॉन के केस में इसने 10⁻⁻7 यानी 100 गुना ज़्यादा समय लिया, वहाँ -9 था और यहाँ -7। सो ड्यू टू बीइंग हैवियर इट हैज़ टेकन -7, ज़्यादा टाइम लिया है उससे, वो -9 सेकेंड में ही पहुँच गया था, और 100 से मल्टीप्लाई करो तब -7 आता है, तो ये 100 टाइम्स इसने ज़्यादा समय लिया। सो ये बात हमने यहाँ पर देख ली कि प्रोटॉन हैज टेकन दिस मच टाइम। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कह रहा है कंपेयर एंड कंट्रास्ट द सिचुएशन। ये तो टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन हो गया। कह रहा है अगर ग्रेविटी में गिरता कोई चीज इतना ही सेकंड तो कितना समय लेता। सो कह रहा है अगर कोई भी फील्ड ना होती और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स होता, और तब अगर मान लीजिए ये प्रोटॉन गिरता तो कितना समय लेता। इफ इट इज ए फ्री फॉल सिचुएशन, फ्री फॉल होता, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ फील्ड, फील्ड ना होती,
फ्री फॉल होता तब क्या होता? तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं F इज इक्वल्स टू क्या होगा? F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सिलरेशन, या mg होता है क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन लगता है उस पर। तो अब ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन लगता तो हम कोई भी चीज़ गिरेगी तो यहाँ पर एक्सिलरेशन की वैल्यू तो g होगी। तो यहाँ पर आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि g का मतलब तो आपको पता है, तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है। अगर फ्री फॉल कंडीशन है तो एक्सिलरेशन 9.8 हो जाता और u कितना होता? 0 होता, 0 मीटर पर सेकेंड। और डिस्टेंस कितनी होती? और t हमें निकालना है इस केस में। तो देखें अगर ये चीज़ होती तो ऐसे केस में क्या होता? तो नाउ टाइम निकालते हैं फ्री फॉल के सिचुएशन में। So this is S is equals to ut plus half at square. तो 0 into t plus half into 9.8 into t square, और यहाँ पर 1.5 into 10 to the power minus 2। तो 1.5 into 10 to the power minus 2 divided by 4.9, तो 4.9 है, दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब हम इसे कैलकुलेट कर लें। सो 1.5 डिवाइडेड बाई 4.9 इज इक्वल टू 0.306। 10 to the power minus 2 इज इक्वल्स टू टी लिखकर इसका रूट निकाल लें। तो इसी का हम रूट निकाल लें। इट इज 0.55 इंटू 10 to the power minus 1, इतना सेकंड लग जाता। या फिर 0.055 सेकंड। तो ये उससे बहुत ज़्यादा है, 10 to the power 7 टाइम्स और ज़्यादा है, इतने सेकंड्स लग जाता। तो यही बात पूछी गई है। तो ग्रेविटी की वजह से इसमें बहुत समय लगता, 10 to the power 7 टाइम्स ज़्यादा समय ले लेता। और अगर हम चाहें तो क्वेश्चन में खैर इतना ही पूछा गया है कि क्या टाइम लेता अगर ग्रेविटी की सिचुएशन होती। तो इस क्लास के लिए बच्चों इतना ही। इसके आगे के सवाल अगली क्लास में कराए जाएंगे। थैंक यू बच्चों।